गुड इवनिंग। पिछले क्लास में बाल गोविंद पर आज पढ़ने वाले हैं जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक आज पढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो कमलेश्वर जी के थोड़ा चरित्र को देखते हैं। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहारे भी ये हिंदी के प्रति प्रचलित है, जिनमें नाक कटना और नाक कटवाना प्रमुख है। इसी मुहारे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया जाता है। क्या बोला गया कि हमारे समाज में नाक जो है, नाक को एक इज्जत का प्रतीक माना जाता है कि किसी का नाक नहीं है तो उसे इज्जत का प्रतीक नहीं माना जाता है। कोई भी काम करने के लिए बोला जाता है कि नाक कटवा लिया अपना, उसे इज्जत का प्रतीक माना जाता है। कमलेश्वर अपने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक के अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकस्मक पर गहरी चोट की है। और जॉर्ज पंचम जिस कहानी में कमलेश्वर जी ने क्या किया है कि जॉर्ज पंचम की जो नाक के बारे में बताया गया है कि जॉर्ज पंचम जी का नाक कट जाने के बाद क्या हुआ था। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारी एक सार्थकता को तो रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा रहा है। यह जॉर्ज पंचम के थोड़ा का निचोड़ का नहीं, और कमलेश्वर जी का थोड़ा चरित्र था। अब स्टोरी पे आते हैं। इसका स्टोरी क्या है बोला है। इसका स्टोरी बताया गया है कि एक रानी एलिजाबेथ अपने इंग्लैंड से इंडिया आ रही है और इंडिया में जॉर्ज पंचम जी का नाक कटा हुआ है। वही कटा हुआ नाक को जोड़ने के प्रयास में वहाँ क्या सभ्यता में क्या बातचीत हो रहा था, क्या हो रहा था, यही बात को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो लेसन 2 पढ़ रहे हैं। जॉर्ज पंचम की नाक किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा हुआ है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान में पधारने वाली थी। और यह कहानी कब का है कि जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाले थे। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबार से एक खबरें आ रही थी कि शादी दौरे के लिए एक कैसी तैयारी हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। और वहां से ये अखबार में बार बार छप के आ रहा था कि रानी एलिजाबेथ आ रही है तो इसके स्वागत के लिए क्या प्रबंध है, क्या किया जा रहा है, इसके प्रबंध में क्या क्या किया जा रहा है। और रानी एलिजाबेथ जिसको अपने दर्जी अपना ड्रेस सिलवाने के लिए दी हुई थी, वो भी परेशान था कि रानी एलिजाबेथ क्या पहनी जाएगी, तो क्या अलग कैसा ड्रेस पहनेगी, उसके लिए सब परेशान था। वहां का दर्जी भी बहुत परेशान हो चुका था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौर करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था और फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। चूंकि इस जमाना तो बदल गया था कि नया न्यू जनरेशन चल रहा था और फोटोग्राफर भी सब तैयार था कि
रानी एलिजाबेथ आ रही है उसका फोटो लेने के लिए सब वहां पे तैयार थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तान अखबारों से दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसके रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर हुआ है। और इंग्लैंड अखबारों में बार बार ये छपवाया जा रहा था हिंदुस्तान के लिए कि रानी एलिजाबेथ एक ऐसा हल्के ड्रेस सिलवाया है कि वो 400 पौंड के है, 400 पौंड के वो है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप्स ने कारनामे छपे हैं और उनके नौकरों बारबचियां खान सामो अंग्रेज छरों की ये पूरी की जीवनियां देखने में आई। शादी महल में रहने और पहनने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबार में छप गई थी। और वहां के जो रानी के घर में जो रहते थे नौकर बावचरिया खान शामो, जो रानी एलिजाबेथ के घर में जो नौकर चाकर जो सब कोई था उनका सेवा करने के लिए, उलोमीट का भी अखबार में फोटो आने लगा था। जहां तक कि वहां का रानी एलिजाबेथ के पास एक कुत्ता था, उसका ही फोटो अखबार में आ रहा था। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रहा था और बहुत धूमधाम हो रहा था। रानी एलिजाबेथ की आने की खुशी में बहुत धूमधाम हो रहा था और शंख इंग्लैंड में बज रहा है और उसका साउंड कहां तक आ रहा है तो हिंदुस्तान तक उसका साउंड आ रहा था। इस खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैली रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ होना चाहिए। क्या उसके लिए कुछ होना चाहिए? कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावरचरी पहले महायुद्ध में जाने हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उसकी शान शौकत के क्या कहने। और तो वही रानी दिल्ली आ रही है। अब वहाँ ये इंडिया के जो और बड़े बड़े लोग थे, जो जनता लोग, वहाँ के जो बड़े बड़े इंडिया के लोग थे, जो दिल्ली में राज्यसभा में जो बैठा करते थे, वो लोग बोल रहे थे कि रानी एलिजाबेथ जब इतना महंगा सूट पहन के आ रही है तो उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, और भी इतना आ रही है तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। अरे नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेखौफ मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को वो देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। अब वहां का सब बोलने लगा कि वो आ रहे हैं, तो वहां का भी दिल्ली का भी काया पलट होने लगा। दिल्ली का भी जो वहां का दिल्ली का जो रंग रूप था वो भी चेंज करने लगा। किसका खुशी में कि रानी एलिजाबेथ आ रही है, उसका खुशी में दिल्ली का भी थोड़ा रंग रूप चेंज होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी इसे नहीं कहा, किसी ने किसी को तो नहीं देखा, पर सड़क जवान हो गए, बुढ़ापे की धूप साफ हो गई, इमारतें को नाजनीनों की तरफ सिंगार किया। और वहां कोई तो देखा नहीं था कि रानी एलिजाबेथ कैसा है, क्या है। बस सब एक दूसरे को देख रहे थे कि सोच रहे थे कि वो कैसा होगी, क्या होगी, और बाकी सब अपने काम को कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। और एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात था कि जो जॉर्ज पंचम की नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ
हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल थी। नई दिल्ली से में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। और नई दिल्ली में तो सब कुछ था, सब कुछ हो जाने का उम्मीद था कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुशल मंगल सब कुछ हो जाएगा, पर जॉर्ज पंचम को जो नाक नहीं, जॉर्ज पंचम की जो वहां पे मूर्ति थी उस पे नाक नहीं था। उसको लेके बाकी सब कुछ चिंतित था कि उस पर नाक कैसे लगेगा। इस नाक का अभी एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किस वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने एक प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेता ने भाषण भी दिए थे, गरम मसाला बहसे हुए थे। और क्या हुआ था कि उस नाक को लेके बहुत वहां पे बहसा बहसी चला, बहुत कुछ हुआ था वहां पे, आंदोलन सब हो रहा था कि उसका नाक वहां पे सही करवाया जाए, सही करवाया जाए। और वहाँ बहुत गर्म मतलब भाषण भी हो रहा था, डेली भाषण भी होया जा रहा था कि वहाँ का नाक सही करवाया जाए। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में ये होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष पक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ थी। और अखबारों के पन्ने में बार बार छप रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक लगवा दिया जाए या हटवा दिया जाए, या बिना नाक का ही वो रहे है। इसके पर राजनीतिक दल पर वो चर्चा हो रहा था कि क्या किया जाए। राजनीतिक दल पर चर्चा किया जा रहा था कि क्या किया जाए। और वहां पे चर्चा किया जाए कि क्या किया जाए। और वहां का जो सब था कि वो खामोश हो गया था कि उसका नाक लगवाया जाए या ना लगवाया जाए। और वहां का जो और भी लोग था वो क्या था, ऊपर खामोश होकर थे कि उन लोगों को समझ में नहीं आया था कि क्या किया जाए। तो लोग खामोश थे। उन लोग का क्या ताकत था कि दोनों तरफ था कि ऐसा भी करना चाहिए और ऐसा भी करना चाहिए। दोनों तरफ से वो बहुत से लोग दोनों साइड से बोल रहे थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाक की कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसे नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंचे गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजाब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं शादी लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा था। और वहाँ यह आंदोलन हो रहा था कि उसका नाक को लगवाना ही चाहिए। जो जब रानी एलिजाबेथ आई वहाँ की नाक को लगवाना चाहिए, इसके लिए आंदोलन पूरा किया जा रहा था कि नाक को लगवाया जाए। इसके लिए ज्यादा विपक्ष हो रहा था कि उसके नाक लगवा दिया जाए। सब वहाँ पे खामोश हो चुके थे कि क्या किया जाए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसका नाक को सही करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। वहाँ की ना जनता को समझ में आ रहा था, ना वो राजनीतिक दल पे जो बैठे हुए उन लोगों को समझ में आ रहा था। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एक गायब हो गई। हथियार पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। और उसी और यह हादसा हुआ था, एक हादसा हुआ था कि इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गया था। उसी नाक को लेकर सब कोई चिंतित हो रहा था कि उस नाक रानी एलिजाबेथ आ रही तो उसको ठीक करवाया जाए कि नहीं। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशान बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खोरखाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर
और यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं होना जाएगी। और फिर से एक मीटिंग बैठा गया कि एक मीटिंग आया, फिर से एक मीटिंग बैठाया गया सब राज्य दलों राज्यसभा में। एक फिर से मीटिंग बैठा कि वो उसका नाक लगवाया जाए। जब उनका नाक नहीं रहेगा तो हमारे नाक भी कट जाएगी, इसीलिए वहां की नाक जोट पंजाब की नाक लगवाया जाए। उच्च स्तर पर हम मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होने की एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हुए। और इतना होने के बाद तय किया गया कि अब उसका नाक लगाना बहुत जरूरी हो गया, उसका नाक लगेगा। और एक प्रसिद्ध बहुत अच्छा मूर्तिकार था, उसको बुलाने का ऑर्डर दिया गया कि वो फौरन दिल्ली के में पहुंचे। मूर्तिकार ये तो वो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुकूमत के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरे पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदमाश। उनकी हालात देख लाचार कलाकार की आंख में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जोट पंचम के नाक लगाया जाएगा। अब जब मूर्तिकार दिल्ली पहुंचा, वो तो एक अच्छा कलाकार था, पर वो पैसा से बहुत लाचार था। उसको पैसा का लालच था, वो कि पैसा दिया जाए तो वो कुछ भी करने के अच्छा से अच्छा काम करने के लिए रेडी हो जाता था। वो इतना पैसा से लाचार था। आते ही वो देखा कि सबके चेहरे देखे कि अजीब परेशान थे। वहाँ जो राज्यसभा में जो आदमी लोग बैठा हुए थे, उसका वहाँ का सबका चेहरा में किसी का परेशानी थी, किसी का चेहरा लटका हुआ, किसी का चेहरा उदास बैठा हुआ, सब थे। और उन लोगों का चेहरा देख के मूर्तिकार का भी आंख में आंसू आ गया। और मूर्तिकार बोले कि अब ये जॉर्ज पंचम की नाक की लाट लगेगी। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मूर्तिकार ने बोला कि अब ये तो लग जाएगा नाक, और नाक तो लग जाएगा, पर हमको ये पता करना होगा कि ये जो मूर्ति है वो उसका पत्थर जो है वो कहाँ से आया है और कौन सा पत्थर से ये बना हुआ मूर्ति है, उसी प्रकार से वो नाक बनाएगा। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर से दूसरे से एक की कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर समला हाल हुआ, एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। और वहां पे हुकूमत में सब एक दूसरे का, जब ये बात मूर्तिकार ने बोला तो क्या किया, वहां का जो राज्यसभा में सब आदमी लोग जब बैठा हुआ था, तो वो क्या है, तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगा और अपने आंख से बोलने लगा कि ये तुम्हें बताने की जरूरत है, ये तुम्हें बताने की जरूरत है, ये तुम बताओ, ये तुम बताओ। अब उतना होते बोलते फिर एक बात आया कि एक क्लर्क को कॉल लगाया गया और वो काम उस क्लर्क को सौंप दिया गया कि इस क्लर्क से किया जाएगा। पुरातत्व विभाग के एक फाइले के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौट कर कमेटी के सामने एक कांपते हुए बताया, सर मेरी दफा माफ हो, वो फाइल सब कुछ हजामत कर चुकी है। और जब ये क्लर्क को तो ये बात बोल दिया गया, अब क्लर्क के पास में फाइल क्या हुआ था कि फाइल में बहुत सब फाइल इधर से उधर हो जाने के कारण वहां में फाइल का पता नहीं चला कि वो मूर्ति किस पत्थर के बना हुआ था, उस फाइल का भी नहीं पता चला। और बहुत उदास होते हुए एक क्लर्क भी आके वो अपना बात बोला। हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए।
एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि ये जैसा भी हो यह काम होना है और इसका नाक का जिम्मे दामोदर आप हैं। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसकी ये मसला हल कर दिया। अब वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज लाऊंगा। अब फिर से मूर्तिकार को बुलाया गया। अब मूर्तिकार को बुलाने के बाद क्या बोला गया कि मूर्तिकार ने बोला कि वो पत्थर का पता नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलेगा, पर अब हम ये भारत का जहां जहां पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, सब के पास जाएंगे और जाके मूर्ति वो पत्थर का पता करेंगे, पता करके उसके नाक को लगवाएंगे। कमेटी के सदस्यों की जान है सब। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसे क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज इस देश में गर्व में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। और वहां के कमेटी सदस्यों ने हंसते हंसते बोला कि अब हमारे देश में ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं मिलेगा, बस क्या काम है तो मेहनत नहीं है, मेहनत करने के बाद हमारे भारत में सब कुछ मिलेगा। हंसते हंसते खूब बोला और बोला कि बाद में लास्ट में बोलता है कि अब इस मेहनत का भी फल मिलेगा हम लोग को, इस मेहनत का फल आने वाले जमाने में सबको मिलेगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया और ये जो छोटा सा भाषण था वो क्या तो अखबार में छपा दिया गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान में पहाड़ियों पर देश और पत्थरों की खानों दौड़ पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वह हटा से लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसके सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। अब मूर्तिकार भी सब जगह पहाड़ी पे छानबीन कर लिया। अब छानबीन करने के बाद फिर लौटा दिल्ली के राज्यसभा में, फिर लौटा वहां के बोलता है कि हम सब जगह छानबीन कर लिए पर यह पत्थर विदेशी है, ये हिंदुस्तानी पत्थर नहीं है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लालच से आपकी अक्ल पर विदेशों की ये सारी चीज हम अपना चुके हैं। दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाते हैं तो पत्थर क्या चीज क्यों नहीं मिलेगा। और इतना सुन के वहां का सभापति मूर्तिकार को बोलता है कि लालच आपका इस बुद्धिमान पे आपका लालच है जो कि विदेशी है, पर इंडिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं मिल सकता है, हिंदुस्तान में सब कुछ मिल जाएगा। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंख में चमक आ गए। उसके कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंख में भी ये चमक आई। इस चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में आप अपने नेता की मूर्ति भी है, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि है जिसका नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। और मूर्तिकार चुपचाप खड़ा हो गया। ये बात सुन वहां का जो सभापति था वो सब बोल रहा था, तो मूर्तिकार वहां पे बैठ के सुन रहा था, खड़ा सुन रहा था। और फिर मूर्तिकार के दिमाग में एक बात आया। और वो बोला कि हम एक सुझाव बोलते हैं पर ये सुझाव अखबार में नहीं छपना चाहिए। तो ये बात सुन के वहां का जो राजनीतिक दल पर सब जो ये बैठा हुआ था, कमेटी सब लोग बैठा हुआ था, वो लोग सबको भेज दिया बाहर। जो मीडिया लोग था उन लोगों को बाहर भेज के सब दरवाजे बंद करवा दिए। अब मूर्तिकार बोलता है कि
हमारे देश में ऐसे बहुत मूर्तिकार है जो कि मूर्ति है जिसका नाक जोड़ पंचम के नाक से मिल जाए और उस पर लगा दिया जा सकता है, लगाया जा सकता है। आप ठीक समझे तो आप इजाजत दे हमें। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंख में एक क्षण की हदवासी के बस खुशी तैरने लगे। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, और सब वहां पे सब एक दूसरे को देखा, सब एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगा। और एक खुशी का मतलब मुस्कान पे एक खुशी का मुस्कान हुआ। अब मुस्कुराते हुए बोला मूर्तिकार को वहां का सब कि ठीक है, पर बहुत होशियारी से ये काम करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर ये मूर्तिकार को बोल दिया जाता है। मूर्तिकार चल पड़ता है दौरे पे अपना। और इसके बाद का जो टॉपिक है, बाद का टॉपिक पिछले क्लास हम पढ़ेंगे। और ये आशा करते हैं यहाँ तक जितना जो पढ़ाई हुआ है उसको एक बार और रीड कीजिएगा। रीड करने के बाद जितना आपको समझ में आए उसको क्वेश्चन आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर सब मिलेगा। और अभी के टाइम पे थोड़ा अच्छा से पढ़िए, क्योंकि अभी छुट्टी मिला हुआ है। छुट्टी का अवसर का फायदा उठाइए, सब घूमिए फिरिए मत, और खाली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि अभी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि स्कूल ट्यूशन खुल नहीं रहा है और एग्जाम का नंबर अच्छा लाना है, तो पढ़ाई पर भी फोकस कीजिए। अभी छुट्टी मत मानिए, अभी छुट्टी मत मानिए। बस, थैंक यू।